नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक्साला में। साथियों, आज अपने बात करने जा रहे हैं आरबीएससी कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कार्य ऊर्जा और शक्ति में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य के बारे में। कार्य को पढ़ने से पहले अपने कुछ भौतिक राशियां जैसे बल क्या होता है, अदिश और सदिश राशियां किसे कहते हैं, और अदिश और सदिश गुणनफल किसे कहते हैं और उसको किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो जो इसी लेसन में काम आने वाले टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ बल के बारे में बताया गया है। बल क्या होता है? तो बल, भौतिकी में बल एक सदिश राशि होती है जिससे किसी वस्तु का वेग परिवर्तित होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का गणितीय परिभाषा है वो F बराबर dp बटा में dt है। यहाँ F बल, P संवेग और T समय है। इसी से हम F बराबर dp बटा dt से एक और अधिक सरल परिभाषा है वो ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से हम ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि dp की जो वैल्यू होती है वो होती है mv बटा में dt। अब यहाँ से m यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट राशि है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तो आ जाएगा dv बटा में dt। अब यहाँ dv बटा dt क्या है? ये वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या लिखते हैं? ma, यानी कि इसका त्वरण लिखते हैं ma सदिश। तो इस तरह से हम एक बल की और अधिक सरल परिभाषा F बराबर ma है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, a त्वरण है। यदि वस्तु पर गुरुत्वीय बल कार्यरत हो, यानी कि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस पर गुरुत्वीय बल कार्यरत होता है। तो इस तरह से जो गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत है तो बल का मान आ जाएगा F बराबर mg। यहाँ m है वो वस्तु का द्रव्यमान और g है वो गुरुत्वीय त्वरण है। g का जो मान होता है वो हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो रखते हैं। कहीं कहीं पर इसका मान हमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दिया जाता है। बल के मात्रक m की उत्पत्ति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और सीजी उत्पत्ति में जो इसका मात्रक होता है वो डाइन होता है। यहाँ जूल लिखा गया है गलती से, लेकिन ये होना चाहिए 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन के बराबर होना चाहिए। तो ये है वो हमारा इन दोनों में संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो अर्थात बल क्या होता है? बल किसी भी वस्तु पर लगने वाली वह भौतिक राशि होती है जिससे उसके वेग में परिवर्तन होता है। अगर वह गतिशील है तो उसका वेग, उस पर बल लगाएंगे तो वो उसका वेग बढ़ सकता है, वेग घट भी सकता है। अगर वो पहले स्थिर अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में आ सकती है। अदिश और सदिश राशियां किसे कहते हैं? तो यहाँ दोनों का कंपैरिजन से बता रखा है। अदिश राशियां क्या होती है? जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, इनमें दिशा नहीं होती है। जबकि सदिश क्या होता है? सदिश होता है एक सदिश राशियां जिन भौतिक राशियों में मात्रा यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना होता है, निहित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युतीय धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। सदिश राशियों के उदाहरण दे रखे हैं वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युतीय द्विध्रुवीय आघूर्ण और विद्युतीय धारा घनत्व इत्यादि सारी की सारी क्या है? हमारी सदिश राशियां हैं।
एक उदाहरण, अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं दूरी और विस्थापन का। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उनमें दिशा का कोई बोध नहीं होता है, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वो सदिश राशियां होती है। जैसे अगर मैं एक वर्ताकार पथ की बात करूं, या फिर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, मैंने एक त्रिभुजाकार पथ यहाँ ले लिया है, ये एक त्रिभुज ले लिया है, ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। यहां से यहां तक की दूरी है वो मैं 3, यहां से यहां तक की दूरी है वो मैं 4, और यहां से यहां तक की दूरी है वो मैंने 5 काउंट की है। अब अपने दूरी की बात करते हैं। एक व्यक्ति ए बिंदु से चला है, वो पहले बी तक आता है और फिर वो सी बिंदु तक आ जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी तो हो जाएगी 3 प्लस में 4 बराबर में हो जाएगी 7। लेकिन जो विस्थापन है हमारा, विस्थापन साथियों क्या होता है? विस्थापन होता है कि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जितनी भी दूरी होती है, यहाँ ए से लेकर सी तक की बात कर रहे हैं, तो वो विस्थापन आ रहा है 5 और ये आ रहा है 7। इसमें दिशा का कोई ज्ञान हमारे पास नहीं है, दिशा किधर भी हो, तो टोटल दूरी आ रही है वो 7 आ रही है, और यहाँ पे विस्थापन है वो आ रहा है 5। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक वृत्तीय गति की बात करते हैं। एक वृत्तीय गति में अगर एक वस्तु यहाँ से चलकर वापस इसी बिंदु पर आती है, ओ बिंदु से चलती है वापस ओ बिंदु पर आती है, और मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसमें तय की गई जो दूरी है वो तो हो जाएगी 5 किलोमीटर, लेकिन इसमें विस्थापन कितना हो जाएगा साथियों? विस्थापन आ जाएगा अपना, ओ बिंदु से ही प्रारंभ किया था, वापिस ये घूमकर है वो ओ बिंदु पर ही आ जाता है, तो इसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी है वो कितनी है? 0 किलोमीटर है। तो यहाँ विस्थापन हुआ 0 और दूरी हुई 5 किलोमीटर। तो दूरी में हम दिशा का कोई ज्ञान नहीं करें, इसकी केवल परिमाण की बात करें तो परिमाण कितना हुआ, कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर। लेकिन प्रारंभिक व अंतिम जो स्थिति थी उसमें अंतर कितना है, उसकी दिशा क्या है, तो वो क्या है? 0 किलोमीटर है। तो इस तरह से अदिश और सदिश राशियां होती है कि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निहित होती है, दिशा भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, वो सदिश राशियां हैं। इनके उदाहरण आपके समक्ष लिखे गए हैं। अब साथियों अपने सदिश और अदिश गुणनफल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अदिश गुणनफल क्या होता है कि यदि दो सदिश राशियों का, एक सदिश का दूसरे सदिश से गुणा किया जाए और उसका रिजल्ट क्या है, अदिश राशि है, तो ऐसे गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल कहते हैं। सदिश गुणनफल क्या होगा? एक सदिश राशि का अगर सदिश राशि से गुणा किया जाए और उत्तर भी क्या आ जाए, एक सदिश राशि आए, तो ऐसे गुणनफलों को हम क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल को इसको क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इनका प्रोडक्ट है वो किस तरह से लिखते हैं? ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा लिखते हैं। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट्स। ए सदिश बी सदिश लिए, परिमाण लिए हैं यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे जो भी आएगी राशि वो क्या आएगी? अदिश राशि आएगी। इसी तरह से सदिश के गुणा को किस तरह से लिखते हैं? ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ क्या है मेरा? इकाई सदिश है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इकाई सदिश बोलते हैं। तो अदिश गुणनफल कब करते हैं? जब दो सदिश का गुणा करते हैं और अदिश राशि गुणनफल में आए, तो अदिश गुणनफल, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सदिश गुणनफल कैसे कहते हैं? यदि दो राशियों का, सदिश राशियों का गुणा किया जाए और रिजल्ट क्या है, अपने पास एक सदिश राशि आए, तो इसको सदिश गुणनफल, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है। अब एक चीज और काम आने वाली है अपने, किसी सदिश ए का एक रेखा पर प्रक्षेपण या छाया है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं? जैसे यहाँ में दिखाया गया है, एक ए सदिश है, इसकी छाया ज्ञात की गई है। तो ए सदिश का घटक भी बोल सकते हैं। इसका क्षैतिज घटक कैसे ज्ञात करेंगे अपने? तो क्षैतिज घटक ज्ञात करने के लिए ए सदिश से हम यहाँ क्या डालते हैं? एक लंब डालते हैं। ये लंब जैसे 90 डिग्री दिया गया अपने को, तो 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है उसको हम लिखते हैं कर्ण, इसके साथ वाले भुजा को हम लिखते हैं आधार, और इसको हम क्या लिखते हैं? लंब लिखते हैं। अब हमें इसका क्षैतिज घटक ज्ञात करना है, तो क्षैतिज घटक ए ज्ञात करना है अपने। तो ए किस तरह से ज्ञात करेंगे? अपने आधार कर्ण दिया गया है, आधार कर्ण अपने को दे रखा है ए सदिश,
और आधार अपने को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कर्ण और आधार किस में होते हैं, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू अपने थीटा ही रखेंगे यहाँ पे। कॉस थीटा आधार है वो ए ही है और कर्ण अपना कितना है, ए सदिश है यहाँ पे। तो इसका मैंने यहाँ क्रॉस गुणा कर दिया है। तो यहाँ से जो आधार है वो अपना आ जाएगा ए सदिश कॉस थीटा। तो ये अपना क्या है, यहाँ पे जो प्रक्षेपण है इसका जो या इसकी छाया है वो बन जाएगी ए सदिश कॉस थीटा। इसी का अपने आगे यूज करने जा रहे हैं। तो ये हमने पिछली कक्षा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट भौतिक राशियां थी, उनके बारे में जाना, जिसका यूज है वो अपने इसी क्लास में होने वाला है। तो अब अपने पढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक जो अपने कार्य है उसके बारे में। तो साथियों यहाँ पे बहुत सारे कार्य आपको दिखाए गए हैं। जैसे एक लड़का यहाँ पे कंप्यूटर चला रहा है, ये छात्र अपनी किताब में से अध्ययन कर रहा है, ये फैक्ट्री में मशीन से कुछ कार्य किए जा रहे हैं, और साथ ही में यहाँ एक घोड़ा गाड़ी से ये परिवहन कार्य कर रहा है। और इसी तरह से एक यहाँ आदमी है वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग भी लगा रहा है। कुछ व्यक्ति या साथी अपने समूह में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी तरह से अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सोते हैं। तो कार्य हम अमूमन एक प्रश्न आता है कि क्या कर रहे हो, तो कुछ भी कार्य करते हैं, खाना खा रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ भी बताते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में किसे कार्य मानेंगे और किसे कार्य नहीं मानेंगे। सामान्यतः दैनिक जीवन में शारीरिक व मानसिक रूप से किया गया श्रम कार्य कहलाता है, परंतु क्या विज्ञान की दृष्टि में कार्य है? तो विज्ञान किसे कार्य मानता है? तो बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना या किसी गतिशील वस्तु के वेग एवं दिशा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो विराम अवस्था में थी, फिर तो वो किस में आ जाए, गतिशील अवस्था में, या फिर वो गतिशील अवस्था में थी तो उसका वेग बदल जाए, या तो पहले वेग बढ़ जाए या फिर वेग उसका घट जाए, तो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। जैसे इसके उदाहरण है किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, कुएं से बाल्टी भरकर खींचना, दौड़ना, गाड़ी को धक्का देने पर गाड़ी का खिसकना। इस प्रकार कार्य क्या होगा, विज्ञान की भाषा में कार्य का होना तब माना जाएगा जब वस्तु पर बल आरोपित हो, वस्तु का विस्थापन हो, अर्थात किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात कार्य को हम क्या लिखेंगे, बल और बल की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में जो भी विस्थापन हो रहा है उसको। तो बल को हम लिखते हैं W से, W बराबर F डॉट S। यहाँ F भी क्या है, हमारी एक सदिश राशि है, और S भी हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे कार्य होती है, क्या कार्य है, यहाँ W है वो हमारा क्या है, एक अदिश राशि है यहाँ पे। तो दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या आ रहा है, अदिश राशि आ रहा है, इसलिए कैसा गुणनफल हुआ, अदिश गुणनफल हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ। यहाँ बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियों के गुणनफल से एक अदिश राशि कार्य प्राप्त हुई है, अतः यह अदिश गुणनफल होगा। माना किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर वस्तु में S विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F cos थीटा हो जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे प्रक्षेपण में या फिर अपने अदिश गुणनफल में देखा था, W बराबर क्या हो जाएगा, F दोनों सदिश गुण, F का परिमाण, S का परिणाम और cos थीटा। तो अदिश गुणनफल से W का मान आ जाएगा Fs cos थीटा। थीटा का मान यहाँ पे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो जाएगा। अब हम बल की बात करते हैं कि अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग स्थिति में क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वस्तु है, एक वस्तु पर बल कार्यरत है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है और बल भी हमारा इसी दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र जो बना था वो W बराबर Fs cos थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल्स है थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 और cos 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो यहाँ से जो भी कार्य का मान है वो कितना है, W बराबर Fs। तो इस स्थिति में जो कार्य होता है वो किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम कार्य होता है।
सेकंड नंबर जो स्थिति है, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन से अलग हो, यानी कि उसकी दिशा के साथ नहीं हो, तो किया गया कार्य बल का विस्थापन और विस्थापन की दिशा में घटक। तो यहाँ पे हम इसका घटक ज्ञात करेंगे, तो इसका भी मान W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो घटक मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि घटक कैसे ज्ञात करेंगे, हम बल F सदिश का घटक ज्ञात करेंगे। यहाँ हो रहा है ये इसका विस्थापन, और विस्थापन के साथ बल है वो इस दिशा में के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो घटक ज्ञात करने के लिए जैसे हमने पहले भी प्रक्षेपण और छाया ज्ञात की थी, तो अपने क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, या लंब का मतलब है 90 डिग्री। ये आ जाएगा अपना कर्ण, ये लंब और ये आधार, यानी कि आधार मुझे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने आधार ज्ञात करना है और कर्ण मुझे ज्ञात है। तो यहाँ आधार और कर्ण किस में होते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार क्या हो जाएगा, बल का घटक। तो अपने बल का घटक ज्ञात करना है, बटा में हो जाएगा कर्ण अपना कितना है, एफ सदिश। तो एफ सदिश का इधर मैं गुणा कर दूंगा, तो यहां से आ जाएगा बल का घटक बराबर कितना आ गया, एफ कॉस थीटा। तो ये अपना एफ कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसका 36 घटक आ जाएगा। तो यह 36 घटक आ गया अपना एफ कॉस थीटा। अब आ जाएगा अपना किया गया कार्य बल का विस्थापन, विस्थापन की दिशा में घटक। तो विस्थापन हुआ s और विस्थापन की दिशा में जो घटक हुआ वो f cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 से लेकर, यानी कि 0 से तो बड़ा हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, और 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। कार्य के प्रकार, कार्य के कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य 3 प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो इसके अलग अलग हम इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना प्रथम जो कार्य है वो है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या है कि जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, या तो बल और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में क्या हो रहा है, बल लग रहा है यहाँ पे, या फिर बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो। जैसे इसमें दिखाया गया है कि विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है और बल का जो घटक है 36 घटक है वो भी इसी दिशा में लग रहा है। तो जब बल एवं विस्थापन या फिर बल का घटक और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। यह भी कहा जा सकता है कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 से लेकर 0 के बराबर हो और 90 डिग्री से छोटा हो या इसके मध्य हो, तो किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ही धनात्मक होता है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ कॉस 0। तो पहली कंडीशन में अपना क्या है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक दिशा में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बल भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में, दोनों के मध्य बढ़ने वाला कोण 0, कॉस 0 की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा एफ एस। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य रहता है वो क्या होता है, अधिकतम। दूसरा आ जाएगा अपना कि जब बल का 36 घटक और विस्थापन एक दिशा में हो, तो यहाँ एक वस्तु पर बल है वो कितने कोण पर लगाया जा रहा है, थीटा कोण पर लग रहा है। तो इसका जो 36 घटक है वो अभी पीछे हमने ज्ञात किया था, एफ एस कॉस थीटा, वो इसी दिशा में है जिस दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। तो वस्तु का विस्थापन एफ एस कॉस थीटा, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू है वो यहां से यहां तक अपने रख सकते हैं। ये आ जाएगा किया गया कार्य कब क्या होगा, धनात्मक। अब आगे धनात्मक कार्य में अपने गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में पढ़ते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय बल के संदर्भ में, जैसे यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रही हो, तो वस्तु पर जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, mg, यानी कि एक वस्तु, हमें पता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ है वो एक बल से खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। तो इस पे एक त्वरण लगता है g यहाँ पे। अब आ जाएगा g भी, यहाँ पे जो बल लगने वाला बल है वो अपने क्या आ जाएगा, mg। लगने वाला बल भी इसी दिशा में होगा और वस्तु का विस्थापन, जैसे यहाँ एक मेज से एक बुक, एक किताब है वो नीचे की तरफ गिर रही है, कितनी ऊंचाई, h ऊंचाई तक गिर रही है यहाँ पे, तो इसका विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है और बल भी इसी दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे रखेंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा। F की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, mg आ जाएगी अपनी। F की जो वैल्यू है वो mg, S है वो कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना, h ऊंचाई से गिर रही है, और थीटा की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी कि जिस दिशा में बल कार्यरत है
उसी दिशा में विस्थापन h हो रहा है और F बराबर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहाँ पे अपने दोनों रख देते हैं, mgh cos 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर आ जाएगा mgh। तो धनात्मक कार्य में अगर गुरुत्वीय बल कार्य रहता है तो उसकी वैल्यू आती है W बराबर mgh। m यहाँ वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h है उसकी ऊंचाई। यहाँ g की वैल्यू है वो हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो लेते हैं। धनात्मक कार्य के उदाहरण कि जब कोई व्यक्ति गेंद को उछालता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि गेंद पर एक बल लगाया जाता है, वो उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में विस्थापन होता है। किसी बॉक्स को अपनी तरफ खींचना भी धनात्मक कार्य है। किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराना भी एक गुरुत्वीय दृष्टि से क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा, क्योंकि उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, वो विस्थापन की दिशा में ही होता है। अब दूसरा जो बिंदु है वो अपना कौन सा है, ऋणात्मक कार्य। तो जब बल एवं विस्थापन, ये धनात्मक कार्य के एकदम विपरीत है, जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में या बल का घटक विस्थापन की विपरीत दिशा में हो तो कार्य हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो यह भी कहा जा सकता है कि जब थीटा की वैल्यू है वो अपनी कितनी हो, 90 से बड़ी हो और 180 तक या 180 के बराबर हो, तो अपने इसमें कार्य क्या रखेंगे, W बराबर, जैसे इसमें दिया गया है कि वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में वस्तु का विस्थापन और लगने वाला जो बल है वो इस दिशा में है, तो दोनों के बीच जो बनने वाला थीटा है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने रखेंगे W बराबर Fs cos थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 180 और cos 180 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1, तो W बराबर है वो कितना आ जाएगा, -Fs आ जाएगा। तो इसी का हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। या फिर बल का विस्थापन की विपरीत दिशा में घटक, तो यहाँ बल का विस्थापन है वो इस दिशा में हो रहा है और जो इसका घटक है वो क्या है, F बल का घटक हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे जैसे हमने पहले ज्ञात किया था। यहाँ से 90 डिग्री का कोण डालेंगे और इसका घटक है वो क्या आ जाएगा, अब Fs cos थीटा, इसकी विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी और बराबर होती है। गुरुत्वीय बल के संदर्भ में जो ऋणात्मक कार्य है वो क्या है, गुरुत्वीय बल के संदर्भ में जैसे यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक पृथ्वी से दूर फेंका जाता हो तो वस्तु पर गुरुत्वीय बल कार्य करेगा और कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ एक बल तो ऊपर की, यहाँ बल को वस्तु को फेंकने के लिए एक बल तो हम नीचे से F बराबर ma लगाते हैं। अगर इसके संदर्भ में ज्ञात किया जाए तो कार्य है वो धनात्मक होगा, लेकिन अपने गुरुत्वीय संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसी दिशा में हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो बल की दिशा विस्थापन की दिशा के क्या होगी, एक दिशा में। तो यहाँ तो कार्य हो रहा है अपना धनात्मक, लेकिन अपने यहाँ पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय बल के संदर्भ में, तो वस्तु को ऊपर की ओर, इसका विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन गुरुत्वीय बल है वो कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, अब अपना थीटा है वो बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे F बराबर है mg और विस्थापन है h और यहाँ से इसकी वैल्यू है वो cos 180 की वैल्यू -1 और W बराबर आ जाएगा -mgh। इसके कुछ उदाहरण, तो पहला उदाहरण है अपना चलती हुई कार में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अगर हम एक चलती हुई कार में ब्रेक्स लगाते हैं तो कार की विस्थापन के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है, तो ये भी किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य। किसी वस्तु को ऊपर उछालने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, जैसा अभी हमने देखा, थीटा इसमें कितना होता है 180 डिग्री। फिर आ जाएगा गतिशील कार में ब्रेक लगाकर उसे रोकने या उसकी गति को कम करना, भी क्या है, ऋणात्मक कार्य है। शून्य कार्य, तीसरा प्रकार का कार्य अपना कौन सा है, शून्य कार्य। जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो या बल और विस्थापन में से किसी एक का मान शून्य हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो तीन चीजें इसमें आई है। पहला तो है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत यानी कि थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, या फिर बल का मान 0 हो जाए या फिर विस्थापन का मान 0 हो जाए।
जैसे यानी जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो तब किया गया कार्य शून्य। जैसे एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एक व्यक्ति सूटकेस लेके चल रहा है, तो सूट का केस पर यहाँ इसका विस्थापन है वो इस दिशा में हो रहा है, और बल यहाँ पे सूटकेस पर एक व्यक्ति द्वारा ऊपर की तरफ बल लगाया जा रहा है, उसको उठाने में ऊपर की तरफ बल लगाया जा रहा है। तो इसमें दोनों में जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस 90, थीटा की वैल्यू 90 है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरह से किया गया कार्य कितना होता है, 0। दीवार को धक्का देना, यानी कि जब S कितना हो जाए, 0। हमने एक बल लगाया, यहाँ बल तो कुछ न कुछ लगेगा, लेकिन दीवार को चाहे जितना भी बल लगाया जाए उसमें विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो अगर विस्थापन 0 होगा तो 0 का अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य कितना होता है, 0। जब बल का मान शून्य हो, जैसे मैंने एक वस्तु A है, उसमें दोनों साइड इधर भी बल लग रहा है तो इधर भी बल लग रहा है, 5 न्यूटन के बल दोनों साइड विपरीत दिशा में लगाए जाने, तो जो परिणामी बल है F बराबर है वो कितना हो जाएगा, 0। और इस स्थिति में भी जो किया गया कार्य है वो अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण अपने किसके हैं, शून्य कार्य के उदाहरण हैं। शून्य कार्य के उदाहरण, यदि कोई कुल्ली सर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि विस्थापन गुरुत्वीय बल के क्या है, लंबवत है। यदि एक कुल्ली है वो एक बोझा उठा के चल रहा है, जैसे एक बोझा उठा के चल रहा है, तो उसका विस्थापन जो S है वो इस दिशा में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लगने वाला बल है mg वो नीचे की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर लगता है, और जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो किया गया कार्य W बराबर कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से कुल्ली कोई भी कार्य नहीं करता है। दीवार को धक्का देना, इसमें बल अवश्य कार्य करता है लेकिन विस्थापन नहीं होता है। सिर पर बोझ लिए खड़ा मजदूर, जब एक वस्तु एक समान चाल से वर्ताकार पथ में गति करती है तो अभिकेंद्रीय बल हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत होगा, अर्थात अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात जब एक वस्तु वर्तुल गति करती है तो इस पर एक बल लगता है, कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। बल है वो इस तरह से कार्य करता है, यहाँ एक बल लगता है, और वस्तु का विस्थापन है वो इस तरह से होता है। तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जो किया गया कार्य है वो कितना आता है, W बराबर 0 आता है, जूल। कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक MKS और CGS पत्ती में अलग अलग होते हैं। MKS पत्ती में कार्य का मात्रक होता है जूल, और CGS पत्ती में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। यहाँ इसकी इकाइयां क्या है, 1 जूल है वो बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो जूल MKS पत्ती है, अर्ग इसकी क्या है, CGS पत्ती है। अब इसके कुछ हम पाठ्य पुस्तक के आंकिक प्रश्न है वो लेते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न क्या दिया गया है, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले को उठाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। यहाँ G की वैल्यू है वो दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, G की वैल्यू है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो जो दिया गया अपने वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 12 kg, वस्तु का विस्थापन यानी कि वस्तु को एक धरातल से उठाकर कितनी ऊंचाई तक, 1.5 मीटर ऊंचाई तक ले गए हैं। कार्य बराबर क्या आ जाएगा, WFS। यहाँ पे कार्य है वो क्या है, धनात्मक कार्य है, वस्तु का विस्थापन भी ऊपर की तरफ हो रहा है और बल भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो mg, तो यहाँ जगह W बराबर 12 इंटू में mg h का मान रखेंगे, g का मान है 10 और h की वैल्यू है 1.5, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 180 जूल। तो गुरुत्वीय त्वरण है और धनात्मक कार्य है तो इसको हम mgh से शो करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से एक प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी एक वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु यहाँ दी गई है और इस पर 5 न्यूटन क्षैतिज, इसका विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है लेकिन ये क्षैतिज से किस दिशा में 5 न्यूटन का बल है वो 30 डिग्री कोण के साथ लगाया जाता है।
और इस वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना किया जा रहा है 20 मीटर। तो अपने जो दे रखा है बल का मान 5 न्यूटन दिया गया है, विस्थापन है वो 20 मीटर है, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहां रख देंगे अपने एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू है 5 न्यूटन, यहाँ एफ की वैल्यू 5 न्यूटन, एस है वो 20 मीटर दे रखा है, कॉस 30 की वैल्यू, और कॉस 30 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है पॉइंट के 86। सारे के सारे मान यहाँ रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा W बराबर एफ 4 20 5 100 इंटू में है पॉइंट के 86 और इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 86 जूल अपना आंसर। तो इस तरह से अपने आंकिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो साथियों आज का अपना चैप्टर यहीं खत्म होता है। कार्य अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ऊर्जा और शक्ति के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।